हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आपको हमारा पिछला टॉपिक अच्छा लगा होगा, आपके समझ में भी आया होगा। हम जितना भी कर रहे हैं, जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि आप तक सारी जो जितने भी टॉपिक्स हैं आपके प्रिपरेशन से या आपके क्लास से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें डालने की कोशिश कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छा भी लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। तो आज जो टॉपिक हम लेके आए हैं वो है ओरिजिन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेज। ठीक है, और इससे पहले कि हम टॉपिक स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलें, क्योंकि वही मेरे लिए इम्यूनिटी बूस्टर का काम करने वाला है। तो चलिए अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अल्फा बीटा गामा रेज की उत्पत्ति कैसे हुई? Radioactive is the natural process. Origin of alpha, beta and gamma rays emitted in radioactive decay is from atomic nucleus. मतलब क्या हुआ कि शुरू से ही बता रहे हैं, जब से रेडियो एक्टिव चैप्टर शुरू हुआ है तब से हम आपको यही बताते चले जा रहे हैं कि ये एक रेडियो एक्टिव प्रोसेस है जिसमें न्यूक्लियस से तमाम रेज निकलती हैं, अल्फा बीटा गामा जिनका नाम होता है, इसीलिए इनको रेडियो एक्टिव रेज भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, तो वही लिखा हुआ है कि एक रेडियो एक्टिव प्रोसेस है। अल्फा बीटा गामा जो रेज इमिट होती है वो कहाँ से होती है? एटॉमिक न्यूक्लियस से होती हैं। और वो एटॉमिक या एटम कैसा होता है? रेडियो एक्टिव होता है, इसीलिए इसे रेडियो एक्टिव डीके भी कहते हैं। अब क्या है इमिशन ऑफ अल्फा रेज? अल्फा रेज का इमिशन कैसे होता है, अल्फा रेज बनती कैसे हैं, और अल्फा रेज के एटम से निकल जाने के बाद एटम का क्या होता है, तो इस पे अब हम ध्यान देंगे। ठीक है, इट इज बिलीव दैट, ऐसा माना जाता है, क्या माना जाता है? दैट वन अल्फा पार्टिकल इज फॉर्म फ्रॉम 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, कि एक अल्फा पार्टिकल जो होता है वो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल क्या लिखेंगे कि एक अल्फा पार्टिकल कैसे बनता है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन जब आपस में मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तब एक अल्फा पार्टिकल बनता है। ठीक है, therefore after emission of one alpha particle the atomic number of element reduce 2 unit and atomic mass reduce 4 unit। और जब इस अल्फा पार्टिकल का इमिशन हो जाता है, यानी एटम से जब ये बाहर निकल जाता है, तब एटम में क्या हो जाता है? 2 यूनिट, ठीक है, एटॉमिक नंबर घट जाता है और 4 यूनिट एटॉमिक मास घट जाता है, रिड्यूस हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हम जानते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर, और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना क्या आता है? एटॉमिक वेट आता है। तो अगर हम सिर्फ प्रोटॉन को हटाएंगे तो क्या होगा? किस पे असर आएगा? उसके एटॉमिक नंबर पे। और जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को हटाएंगे तो उसके किस पे इफेक्ट आएगा? मास पे। तो इस तरह से 2 प्रोटॉन के निकल जाने से 2 यूनिट मास घट जाएगा, क्योंकि 2 प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर -2, ठीक है, और 2 to 4 मतलब 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास -4। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कहेंगे कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से एक अल्फा पार्टिकल बनता है। अल्फा पार्टिकल निकल गया मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन भी निकल गए। तो 2 प्रोटॉन जब निकल गए तो कोई भी एटम क्या होगा? 2 यूनिट कम हो जाएगा एटॉमिक नंबर में, और उसका मास 2 यूनिट नहीं 4 यूनिट। ठीक है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन मिलके 4 हो गए, तो 4 यूनिट कम हो जाएगा। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन इक्वल टू 2He4। 2He4 अल्फा पार्टिकल को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हमेशा याद रखेंगे कि 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन से ही एक अल्फा पार्टिकल बनता है। एक अल्फा पार्टिकल से देखो एटॉमिक नंबर नीचे, एटॉमिक मास ऊपर, तो अगर किसी भी एटम से ये हम घटाएंगे तो उसके मास में कितना घटेगा? 4, और उसके नंबर में कितना, एटॉमिक नंबर में कितना घटेगा? 2। तो इसी तरह से एग्जाम्पल दिया हुआ, फॉर एग्जाम्पल बिस्मथ है। सपोज दैट बिस्मथ से एक अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, तो अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो ये एटॉमिक नंबर है इसका और ये एटॉमिक मास है। एटॉमिक नंबर से कितना कम हो जाएगा? 2। तो अब जो इसका बचा हुआ हिस्सा होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा?
थैलियम में, क्योंकि 83 माइनस 2 इक्वल टू 81, और 81 किसका नंबर होता है? थैलियम का। और इसी तरह से इसका मास कितना है? 213 माइनस 4 इक्वल टू 209, और 209 किसका होता है? थैलियम का। तो इस तरह से हम जानेंगे, समझ जाएंगे कि इसमें से अल्फा पार्टिकल निकला तो अब ये एटम किस रूप में बदल गया? थैलियम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये बात हो गई। ठीक है, किसकी? अल्फा एमिशन की। अब हम बात करते हैं बीटा एमिशन की। ठीक है, बीटा रेज के एमिशन से पहले तो बीटा रेज बनती कैसे है? बीटा रेज के एमिशन से न्यूक्लियस पे या पूरे एटम पे क्या इफेक्ट आता है, और जो कंडीशन होती है किसी भी एटम की वो क्या होती है। ठीक है, तो फिर वही चीज है कि ऐसा माना जाता है, इट इज बिलीव दैट ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ वन न्यूट्रॉन ऑफ atomic nucleus, one proton, one electron and one anti-neutrino is formed। क्या मतलब हुआ कि जब एक न्यूट्रॉन, ठीक है, टूट जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तो उनके डिसइंटीग्रेशन से कितनी चीजें बनती हैं? याद रखिए, कौन कौन सी चीजें? 3 चीजें बनती हैं। एक प्रोटॉन बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, और एक एंटी न्यूट्रिनो बनेगा। ठीक है, सोचो, एक न्यूट्रॉन टूटेगा तो 3 चीजें बनेंगी। अब देखो, एंटी न्यूट्रिनो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो न्यूक्लियस से निकल के भाग नहीं रहा है, भाग सिर्फ एक रहा है, बीटा। ठीक है, तो वो कहाँ है प्रेजेंट? न्यूक्लियस के अंदर ही एक एंटी न्यूट्रिनो बढ़ गया, और एक प्रोटॉन भी बढ़ गया न्यूक्लियस के अंदर। प्रोटॉन बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि एटॉमिक नंबर 1 यूनिट बढ़ गया। ठीक है, और एंटी न्यूट्रिनो, इससे पहले भी हमने बताया था कि ये ऐसे पार्टिकल होते हैं जो स्टेबल नहीं होते, तो ये एक्सचेंज होते रहते हैं, इसीलिए इनकी गणना नहीं की जाती, इनकी नंबर पे कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। तो यहाँ से हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा भाई? इलेक्ट्रॉन और बीटा पार्टिकल एक ही तो है, तो बीटा पार्टिकल निकल गया मीन्स इलेक्ट्रॉन भी निकल गया। तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन के निकलने से ना तो मास पे इफेक्ट आता है, क्योंकि मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और ना ही एटॉमिक नंबर पे इफेक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ना यहाँ पे प्रोटॉन बढ़ रहा है। ठीक है, प्रोटॉन बढ़ने की वजह से एटॉमिक नंबर भी 1 यूनिट इंक्रीज हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने पे ना तो मास और ना ही उसके नंबर पे, दोनों पे ही कोई अंतर नहीं आता। एटॉमिक नंबर पे भी कोई इफेक्ट नहीं आता, एटॉमिक मास पे भी कोई इफेक्ट नहीं आता, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे ही जाने देंगे। एंटी न्यूट्रिनो क्या है? अनस्टेबल पार्टिकल है, इसलिए उसकी भी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो टोटल ध्यान हम कहाँ रख रहे हैं? प्रोटॉन पे। नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है मीन्स एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है। ठीक है, ड्यू टू रिजल्ट ऑफ दिस एटॉमिक नंबर इंक्रीज by 1 unit and there is no change in atomic mass, जिसके फलस्वरूप, किसके फलस्वरूप? एक बीटा पार्टिकल के निकलने के फलस्वरूप एटॉमिक नंबर 1 यूनिट बढ़ जाता है, और एटॉमिक वेट पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, तो पहले हमने 3 क्या लिखा था कि एक न्यूट्रॉन न्यूक्लियस का टूटता है तो 3 पार्ट में, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो बनाता है। अब यही इलेक्ट्रॉन जो है, यही बीटा पार्टिकल के रूप में न्यूक्लियस से निकल के एटम से बाहर हो जाता है, और प्रोटॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। प्रोटॉन कभी निकलते देखा नहीं, तो प्रोटॉन क्या है? न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट रहेगा, और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होने की वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल है या जो एटम है वो 1 यूनिट बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ बिस्मथ का था, यहाँ भी बिस्मथ का ही हम ले रहे हैं। बिस्मथ 83 to 13, पहले हमने अल्फा निकाल के देखा था, अब हम क्या करेंगे? बीटा पार्टिकल निकाल के देखेंगे। बीटा निकल गया। ठीक, तो मैंने क्या कहा कि बीटा के निकलने पे जब भी बीटा बनता है तो बीटा पार्टिकल्स के साथ साथ प्रोटॉन भी बनता है और एंटी न्यूट्रिनो भी बनता है। तो जो प्रोटॉन बना वो प्रोटॉन न्यूक्लियस में है, इसीलिए ये 83 से बन गया 84। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन उसके मास में ऐड नहीं किया जाता, मास नंबर में, इसीलिए 213 था तो 213 ही रह जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जब भी बीटा पार्टिकल निकलता है तो बिस्मथ अपने अगले एलिमेंट में यानी कि पोलोनियम में चेंज हो जाता है। ठीक है,
अब बात करते हैं थर्ड की, इमिशन ऑफ गामा रेज। दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ अ स्मॉल वेवलेंथ, छोटी छोटी वेवलेंथ की ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं। दीज रेज आर इमिटेड फ्रॉम एटॉमिक न्यूक्लियस। अब ये भी है पता है कि सारा फिनोमेना एटॉमिक न्यूक्लियस पे ही डिपेंड करता है, तो ये भी एटॉमिक न्यूक्लियस से ही गामा रेज भी इमिट होती हैं। एटॉमिक न्यूक्लियस गेट एक्साइटेड, जब भी अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं तो एटॉमिक न्यूक्लियस क्या होता है, एक्साइटेड हो जाता है। जैसे हमारे घर में कोई काम चल रहा होता है तो हम लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं ना, शादी है घर में या बर्थडे पार्टी है, कुछ भी है, कोई भी नया काम हो रहा है, घर ही बन रहा है तो सभी बड़े एक्साइटेड होते हैं। इसी तरह से कुछ नया हो रहा है, न्यूक्लियस अल्फा बीटा पार्टिकल को बना रहा है और निकाल रहा है, गामा पार्टिकल को बना रहा है निकाल रहा है, तो पूरा एटम क्या है, बड़ा एक्साइटेड है। तो एक्साइटमेंट में क्या होती है, हमारी एनर्जी बढ़ जाती है। इसी तरह से न्यूक्लियस की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और बढ़ी हुई एनर्जी कहाँ जाएगी, हम तो काम करके उसे एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन अब न्यूक्लियस काम करने तो जाएगा नहीं, तो इसीलिए उसकी बढ़ी एनर्जी जो होती है वो किस फॉर्म में निकलती है, रेडियो एक्टिव रेडिएशन के रूप में। ठीक है, किस फॉर्म में, रेडियो एक्टिव रेडिएशन के रूप में। और अल्फा बीटा जब भी निकलेगा न्यूक्लियस एक्साइट होगा, न्यूक्लियर एक्साइटेड होगा, उसकी एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ी हुई एनर्जी फिर वो एटम से बाहर निकल जाएगी और उसी एनर्जी को रेज के रूप में हम गामा रेज का नाम देते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह दिखती है। ठीक, देयर इज नो चेंज इन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, क्योंकि ये एनर्जी है और एनर्जी ही बाहर जाने, कोई पार्टिकल नहीं है बल्कि ये एनर्जी है, और एनर्जी होने की वजह से ना तो एटॉमिक नंबर पे और ना ही एटॉमिक मास पे कोई इफेक्ट आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ गए कि गामा रेज एज एनर्जी, एक्साइटेड स्टेज ऑफ एटम जो होता है वो एनर्जी रिलीज करता है अपने ग्राउंड स्टेज में आने के लिए। वही एनर्जी किस में दिखाई देती है, गामा इमिशन के रूप में दिखाई देती है। और फाइनली क्या होता है, एटम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पहुंचता, नहीं पड़ता, बस इतना इफेक्ट आता है कि एक्साइटेड स्टेज का एटम जो होता है ग्राउंड स्टेज में आ जाता है। तो आज का टॉपिक बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सभी इस टॉपिक को अच्छे से समझे होंगे, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।